नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर पंचायत चुनाव में एक ऐसा चेहरा उतरा है चुनावी मैदान में जिसने सबका ध्यान खींचा है। चंबल की पूर्व दस्यु सुंदरी सुरेखा गुर्जर भी अब चुनाव के मैदान में कूद पड़ी है। सुरेखा चंबल के अपने वक्त के सबसे बड़े डाकू और 5 लाख के इनामी सलीम गुर्जर गैंग की सदस्य थी। उनके ऊपर करीब 36 के करीब मुकदमे दर्ज थे उनके ऊपर, और 14 साल जेल काटने के बाद वो रिहा हुई और अब गांव में आम किसान की जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। जिन हाथों में आज हंसिया है, कभी उनमें AK-47 तड़तड़ाती थी। जो हाथ आज गेहूं की बालियां काटते हैं, कभी उन पे सिर कलम करने का इल्जाम था। 14 साल की सजा काट अब वो किसानी करने लगी है और सहसों गांव से प्रधान पद की उम्मीदवार है। जैसे हमारे गांव में कोई लैट्रिन नहीं है या कॉलोनी नहीं है, कोई गरीब है, पेंशन नहीं बंधी हुई है, उन लोगों का विकास सोच रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो करवा देंगे। सुरेखा की भी जिंदगी डाकू गैंग में कुछ यूं ही होती थी। 13 साल की उम्र में चंबल के सबसे खतरनाक डाकू सलीम गुर्जर ने उसे अगवा कर शादी कर ली थी। सलीम गुर्जर गैंग पे 250 क्रिमिनल केस थे और सुरेखा पे 30 से ज्यादा। सुरेखा बच्चे को जन्म देने चुपके से भिंड के एक अस्पताल में भर्ती हुई तो पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर 14 साल जेल में रही, लेकिन गांव वालों से उसके अच्छे रिश्ते हैं। हम उस टाइम छोटे थे ना, तो हमने अपने गांव के क्षेत्र में किसी को सताया नहीं, ना ही किसी की पकड़ की, नहीं किसी को मारा मैंने। ठीक है, इसके बाद गांव वाले समाज लोग सहयोग करते हैं हमारा, आज भी वो हमारा मान सम्मान करते हैं, हम उनका करते हैं। सुरेखा के पति डाकू सलीम गुर्जर से एक बेटा है। सलीम गुर्जर पे 5 लाख का इनाम था। 2006 में वो एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सुरेखा बेटे को पढ़ाती है, अच्छा इंसान बनाना चाहती है। आप चुनाव जीतने के बाद गांव में क्या विकास लाना चाहती है? गांव में जैसे पढ़ाई लिखाई है, वैसी व्यवस्था है, कोई समस्या है, कोई गरीब है, जैसे उसके साथ में मतलब करना चाहते हैं। सुरेखा के गांव के लोगों को भी लगता है कि अगर सुरेखा प्रधान बन जाएगी तो उसे ताकत मिलेगी और अपने बेटे के लिए बेहतर कर सकेगी। ठीक है, उसकी जिंदगी तो बेकार हो गई, माँ की, उसके बच्चे की, लेकिन वो लड़का को तो कैसे हो जाए, तो सोच रहा है अगर कहूँ मैं जीत जाए तो प्रधान हो जाए तो उसका लड़का भी सज्जित हो सकता है। यूपी के पंचायत चुनावों में तमाम रंग हैं। ये रंग भी उन्हीं रंगों में से एक है। लोकतंत्र सबको मौका देता है। इटावा में अरशद जमाल के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। दिल्ली की सरहदों पर चल रहा किसान आंदोलन कई वजहों से ठंडा पड़ता हुआ नजर आने लगा है। गर्मी बढ़ रही है, यूपी में पंचायत चुनाव है और गेहूं की कटाई का वक्त सर पर है। इन सब के साथ कोरोना तो चल ही रहा है और इन तमाम मोर्चों के बीच आंदोलन को फिर से खड़ा करने में लगातार जुटे हुए हैं राकेश टिकैत। उन्होंने हापुड़ में पंचायत की। गाजीपुर बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर हापुड़ के किसान नगाड़ा बजाकर संघर्ष तेज करने का ऐलान कर रहे हैं। देश भर में पंचायत करने वाले राकेश टिकैत दिसंबर के बाद पहली बार हापुड़ में पंचायत करने पहुंच रहे हैं। बग्गी पर बैठाकर किसानों ने स्वागत किया। अब राकेश टिकैत नए सिरे से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को जुटाने की मुहिम चला रहे हैं। वो कहते हैं चुनाव के चलते सरकार दिल्ली में नहीं है। पड़ जाएगा, लगेगा सरकार फसल पड़ने में 1 आध महीना लगेगा। भीड़ जब सरकार ही नहीं है दिल्ली में, जब सरकार आ जाएगी भीड़ भी आ जाएगी। अच्छा, तो सरकार कहाँ है? तो सरकार तो बंगाल में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ने की कटाई के साथ पंचायत चुनाव के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार घट रही है। इस पंचायत के जरिए राकेश टिकैत ने सभी जाति और धर्म के लोगों को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने को कहा, ताकि फिर से किसानों को बड़ी तादाद में जुटाया जा सके। हापुड़ जो है गाजीपुर बॉर्डर के नजदीक है, इसलिए यहाँ की सहभागिता बहुत जरूरी है। तो उसी अभियान के तहत एक छोटी सी मीटिंग, गेहूं कटाई का समय है, दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। अभी दिल्ली में सरकार भी नहीं है, हम भी अपना काम निपटा रहे, लेकिन जब सरकार दिल्ली में आएगी तो हम भी पूरी ताकत के साथ जाएंगे।
सरकार अपनी ओर से किसानों के साथ दोबारा बातचीत की कोशिश करती नहीं दिख रही है। ऐसे में लंबे खिंच रहे किसान आंदोलन में दोबारा जान फूंकना किसान नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। 5 राज्यों का चुनाव है, उसके बाद में जो किसान हैं वो फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर जुटेंगे और एक नए तरीके का जो किसान आंदोलन है उसको खड़ा किया जाएगा ताकि सरकार पर दबाव पड़े और सरकार फिर से किसानों से बातचीत करे और कृषि कानून को वापस ले। हापुड़ से मनोज ठाकुर और अदनान के साथ रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर बीजापुर में नक्सली हमले के बाद दर्द की कई तस्वीरें सामने आई हैं। संवेदनाओं की भी, हिम्मत की भी, और इन्हीं तस्वीरों के बीच एक बच्ची भी गुहार लगाती हुई नजर आई। नक्सलियों से उसके पिता को छोड़ने की बात उसने की है, उसने गुहार लगाई है। उधर नक्सलियों का दावा है कि सीआरपीएफ में तैनात ये जवान उनके कब्जे में है। हालांकि पुलिस कह रही है कि दावे की पुष्टि होनी अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बीजापुर और सुकमा के बीच टेकलागुड़ा गांव में नक्सलियों ने जो जख्म दिए, ये 4 उसकी तस्वीरें हैं। मौत के बाद शहीद के साथी शव को पलटकर देख रहे हैं कि कहीं नीचे बम न बांध दिया हो। सुख सिंह फरस को मुखाग्नि देने उनके 2 साल के बेटे को आगे लाया गया। कोबरा कमांडो बलराज सिंह ने बताया कि कैसे भारी फायरिंग के बीच अपनी पगड़ी खोलकर अपने साथी के पैर में उन्होंने बांधा ताकि खून रुक जाए। फर्स्ट एड में थोड़ी देरी हो रही थी जी, क्योंकि वो जो फर्स्ट एड वाला सब हमारा उस्ताद था वो थोड़ा एसटीएफ के जवान को फर्स्ट एड दे रहा था। तभी हमारे हिसाब को आके एक स्प्लेंडर लग गया उनके पाँव में, उन्हीं के पास में ग्रेनेड फटा। तो तभी मतलब कि ज़रूरत थी कि मतलब कि वो बहुत ब्लीडिंग हो रही थी उनकी, और उनका ब्लड रोकने के लिए फिर मेरे को मतलब कि पगड़ी मतलब अपनी बांधनी पड़ी उनके ऊपर फाड़ के। सबसे मार्मिक तस्वीर जम्मू से आई। कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास के घर से, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो नक्सलियों के कब्जे में हैं। बिटिया कह रही हैं, नक्सल अंकल पापा की याद आ रही है, उन्हें छोड़ दो। मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। एक लड़का जो राकेश्वर सिंह मनहस है वो अभी मिसिंग है, और ऐसा कुछ जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो शायद नक्सल्स के कब्जे में है, लेकिन हम लोगों को अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। इंटरसेप्ट्स वगैरह में उड़ती उड़ती खबरें हैं कि कोई उनसे बात कर रहा है कि हाँ उसको रखो, हम उससे बात करेंगे। अब ये कंफर्म उसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए ऑपरेशन भी प्लान कर रहे हैं और कुछ और कोशिश कर रहे हैं जिससे ये वेरीफाई हो सके कि वो वही बात कर रहे हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच पिछले 40 सालों से बस्तर के इलाके में संघर्ष चल रहा है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 3200 से ज्यादा मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। जनवरी 2001 से मई 2019 तक माओवादी हिंसा में 1002 माओवादी और 1234 सुरक्षा बलों के जवान मारे गए हैं। 1782 आम नागरिक माओवादी हिंसा के शिकार हुए हैं। इन सब हमलों में किंवदंती है ये शख्स पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर माडवी हिडमा उर्फ संतोष उर्फ इंदुमल उर्फ पोडियाम भीमा उर्फ मनीष। कई नाम। वैसे इलाके में हिडमा सिर्फ नाम ही नहीं, एक छवि बन चुका है। वो छवि जिसकी 3 बार मौत की खबर आई लेकिन सब गलत ही निकली। हिडमा अब कोई शख्स नहीं, एक पदनाम सा बन गया है जो छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों में आक्रामकता का पर्याय है, जिसकी बटालियन दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों की कमान संभालती है, जिसकी गिरफ्तारी पर 45 लाख रुपए का इनाम है, जो उसी पुवर्ती गांव का रहने वाला है जिसके पास ये हिंसा हुई। पुलिस रिकॉर्ड में वो दुबले पतले हल्की मूछों वाला युवक है, लेकिन अब 40 से 45 साल के बीच का शख्स। बर्बर है लेकिन अपनी बटालियन के साथ शांत। हर बड़े ऑपरेशन में वो खुद मौजूद रहता है। अभी वो सेंट्रल कमेटी का सदस्य नहीं बना है। अपनी बटालियन के जवानों के 4-5 सुरक्षा घेरे के अंदर हिडमा रहता है, हमेशा AK-47 से लैस।
बारूद की गंध जब छटती है तो दर्द की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि नक्सलियों से बातचीत की जाएगी, नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी। लेकिन 2.5 साल बाद बीतने पर भी नक्सल समस्या के समाधान के लिए किसी ब्लूप्रिंट का अता पता नहीं है। उल्टा 2019 में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई के लिए जो जस्टिस A.K. पटनायक कमेटी बनी थी, उससे भी अब तक आदिवासियों को कोई बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रायपुर से सोमेश पटेल, बीजापुर से विकास और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और इसी नक्सली हमले में शहीद हुए गुंटूर के जवान मुरली कृष्णा का पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो मंजर गमगीन हो गया। परिवार का बुरा हाल है। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं जो CRPF, कोबरा बटालियन, STF और DRG यूनिट से जुड़े थे। करीब 35 लोग घायल भी हुए। परिवार को सांत्वना देने के लिए आसपास के गांव के लोगों के अलावा स्थानीय नेता भी इन शहीदों के घर पहुंचते रहे।